हेलो स्टूडेंट्स, ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नवीनतम जो पाठ्यक्रम है 2020 से लागू हो गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पे है। इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से कक्षा 11 का विषय चित्रकला का अध्याय 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्र के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर मैंने एक वीडियो तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं ले चलती हूँ आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्र के प्रश्नोत्तरों की तरफ। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पूर्व भी मैंने इसी अध्याय 1 प्रागैतिहासिक शैल चित्र के ऊपर एक वीडियो बनाया है। आप उसे ध्यान से देखें, सुनें और समझें, जिससे आप इन सारे प्रश्नोत्तरों का जवाब देने में आप सक्षम रहें। अब स्टूडेंट्स, मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न 1 की तरफ। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अत्यंत प्राचीन बीते हुए काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसके कोई दस्तावेज या पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। जब मानव गुफाओं में, जंगलों में रहकर जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन करता था, उस समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, प्रागैतिहासिक शैल चित्र क्या है? उत्तर है आदि मानव ने अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए। उन्हें प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की प्रमुख विषय क्या क्या रहे थे? उत्तर है शिकार के दृश्य, मनुष्यों की गतिविधियां, वृत्त, वर्ग, आयत जैसे ज्यामितीय आकृतियां। प्रश्न 4, भारत में आदिम कला या फिर प्रागैतिहासिक कला के उदाहरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड में कुमाऊं, अल्मोड़ा इत्यादि में मिले हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे सुंदर शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश के विंध्याचल और उत्तर प्रदेश के कैमूर की गुफाओं में सबसे सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र किस कलावधि से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मध्य पाषाण काल से। प्रश्न संख्या 7, लखुडियार की भौगोलिक स्थिति बताइए। तो लखुडियार है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे जो गुफाएं हैं, उन्हें लखुडियार कहते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं। प्रश्न 8, आंध्र प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन कला केंद्रों के नाम लिखो। उत्तर है कुपगुल्लू, पिकलीहाल और टेकलकोटा। प्रश्न संख्या 9, भीमबेटका कहाँ स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 10, भीमबेटका में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? उत्तर है यहाँ कुल 800 गुफाएं हैं, जिनमें से 500 गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि भीमबेटका में 500 गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 और 12 दो प्रश्न ऐसे हैं जो निबंधात्मक है। मैंने इस वीडियो में सारे जो प्रश्नों का जवाब है, उत्तर है, बहुत विस्तार से लिखा है, परंतु मैं इसमें अभी वीडियो में समय के अभाव की वजह से उनके मुख्य बिंदुओं पर ही प्रकाश डालूंगी और इन सभी का जो टेक्स्ट है पूरी डिटेल में जो है वो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप इनके उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भीमबेटका के शैल चित्रों की विषयों पर प्रकाश डालते हुए यहाँ प्रयोग होने वाले रंग व ब्रश की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको भीमबेटका के विषयों के बारे में बताऊंगी। तो आपको ऐसे हेडिंग्स डालनी है कि विषय में यहाँ पे जैसे यहाँ की घटनाएं, धार्मिक घटनाएं, यहाँ रोज़मर्रा की जीवन की घटनाएं, शिकार, नृत्य, संगीत इत्यादि जो भी सारे विषय हैं, उन सभी विषयों को आपको लिखना है। अगला बिंदु होगा आपको रंगांकन। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे रंगांकन। फिर किन किन रंगों का प्रयोग हुआ? ये रंग प्राकृतिक रंग थे, जैसे लाल, हिरमिट जो गेरू से बनाया जाता था,
हरा रंग कैल्सिडोनी से बनाया जाता था। इसी प्रकार रंगों को पीसकर उनकी जानवर की चर्बी या पेड़ के गोंद में मिलाकर रंग तैयार किए जाते थे। अब आगे बढ़ेंगे ब्रश की। यहाँ पे ब्रश कैसे यूज होते थे, तो पेड़ों की पतली रेशेदार टहनियों को कूटकर ब्रश बनाया जाता था। ये चित्र इतने लंबे समय तक सुरक्षित भी कैसे रहे, उसका क्या कारण था, उसके बारे में भी इस प्रश्न के उत्तर में वर्णन किया गया है। आपको मैं पुनः बताती हूँ कि ये जो आंसर है, जिसकी डिटेल जो है वो आपको मेरी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जाके पता कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वर्णनात्मक रूप में इनको वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। प्रश्न संख्या 12, भीमबेटका के चित्रों की कलात्मक विशेषताएं तथा वहाँ से प्राप्त प्रमुख चित्रों का वर्णन करो। स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही लंबा और वर्णनात्मक प्रश्न है, तो इस प्रश्न के साथ भी वही नियम लागू होते हैं जो पूर्व के प्रश्न के साथ है, कि यहाँ पे मैं सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगी और इसकी डिटेल जो वेबसाइट पे जाके आप पता करें या फिर पूर्व का वीडियो देखें, जिससे आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे पहले बताएंगे कि यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो शिकार के दृश्य हैं और शिकार में कैसे कैसे चित्र बने हुए थे, शिकारियों ने कैसे कैसे हथियार ले रखे थे जिससे वो शिकार करते थे, शिकारी कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे गहने पहनते थे। उसके बाद हम आएंगे पशु आकृतियों की तरफ। हम हेडिंग डालेंगे पशु आकृतियाँ। यहाँ पे कौन कौन सी पशु आकृतियों का चित्रण हुआ है। उसके बाद लेके चलती हूँ मैं आपको यहाँ की मानव आकृतियों की तरफ, कि यहाँ पे जो मानव आकृतियाँ बनी है उसमें स्त्री पुरुषों को और बच्चों को किस तरीके से खेलते दौड़ते नृत्य करते चित्रित किया गया है। यहाँ के जो मानव थे वो किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, पेड़ों से फल तोड़ते, शहद इकट्ठा करते, स्त्रियों को अनाज पीसते, अलग अलग क्रियाकलाप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। साथ ही यहाँ पे परिवार के रूप में सदस्यों को एक साथ रहते हुए भी चित्रित किया गया है। इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे इसकी विशेषताओं में, यहाँ के चित्रों की स्थिति, कि यहाँ जो चित्र बने हैं भीमबेटका, वहाँ गुफाओं में चित्र कहाँ बने हैं, तो शैलाश्र की सतहों पर, दीवारों पर, भीतरी दीवारों पर यहाँ चित्र बने हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो चित्र बने हैं वो किन गुफाओं में बने हैं, तो जहाँ मनुष्य रहता था वहाँ पे भी चित्र बने हैं और कुछ चित्र ऐसे हैं, ऐसी गुफाएं जहाँ पर जिनको उस समय का जो आदि मानव था वो धार्मिक महत्व की गुफाएं मानता था, तो वहाँ पे भी ये चित्र बहुत बने हैं। अब स्थिति के बाद हम आएंगे यहाँ के चित्र की विशेषताओं पे, कि उस समय के जो चित्र हैं इतने सुंदर बने, परंतु वहाँ पे उनके पास औजारों की कमी थी, सामग्री नहीं थी, रंग और ब्रश का अभाव था, मौसम उनके अनुकूल नहीं था। उसके बावजूद भी जो चित्रों की चित्रात्मक विशेषता हैं उनमें किसी तरह की कमी नहीं आई है। इस तरीके से उन्होंने चित्रों को बहुत ही सुंदर तरीके से नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया। अब आपको बढ़ना पड़ेगा, विशेषताओं को सारा कवर हो गया है। अब हम आएंगे प्रमुख चित्रों की तरफ, कि भीमबेटका में जो चित्र बने हैं उसमें 3 चित्रों का वर्णन है। भैंसे के शिकार का दृश्य, दूसरा है नृत्य दृश्य, इसी तरीके से जंगली सांड के शिकार का दृश्य। इस तरीके से प्रश्न संख्या 11 और 12 वर्णनात्मक प्रश्न है। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 13 की तरफ। भीमबेटका की गुफाओं में एक ही स्थान पर अनेक परतों में चित्र बनाए गए, उसका क्या कारण रहा होगा, अपने विचार व्यक्त करो। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर यह है कि भीमबेटका में चित्रों की 20 परतें हैं जो कि एक के ऊपर एक बनाई गई हैं। एक स्थान पर बार बार में चित्र इसलिए बनाए जाते थे, उनका कारण था या तो पहले वाले चित्र उन्हें पसंद नहीं होते थे, इसीलिए पुराने चित्रों के ऊपर ही अन्य चित्र बना देते थे, या फिर उसी विशेष स्थान को पवित्र मानते थे, इसीलिए एक के बाद एक पीढ़ियों ने उसी स्थान पर चित्र बनाए। आगे मैं ले चलती हूँ प्रश्न संख्या 14 की तरफ। आदि मानव के शैल चित्र बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, लिखो। उत्तर है शैल चित्र बनाने का उद्देश्य तत्कालीन आदि मानव अपने घर अर्थात गुफाओं को सुंदर बनाना चाहता था। अपने रोज़मर्रा के जीवन को आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए चित्रित करता होगा। आदि मानव ने अपनी गुफाओं की दीवारों को आधार बनाया एवं अपने विचारों और मनोभावों को रेखा चित्रों के द्वारा अभिव्यक्त किया।
तो स्टूडेंट्स, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से मैंने ये वीडियो तैयार किया है। अध्याय 1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं कक्षा 11वीं के। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस नए सिलेबस के हिसाब से NCERT पैटर्न के हिसाब से वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। आप मेरी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जा सकते हैं क्वेश्चन बैंक प्राप्त करने के लिए और लेसन के नोट्स प्राप्त करने के लिए। किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है studydrawingtheory@gmail.com पे भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने वीडियो बहुत ध्यान से सुना और समझा। थैंक यू वेरी मच।